नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं अपने कमरे में बैठी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं फौरन उठकर बाहर भागी। मैं जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, मैंने देखा भाभी रोती हुई अंदर आई और भागते भागते कमरे में बंद हो गई, जबकि मम्मी उनके पीछे तेजी से भागती हुई पीछे बरामदे में ही रह गई। मैंने मम्मी के करीब आकर उनसे भाभी के रोने की वजह पूछी। तुम्हारी भाभी ड्रामे कर रही है, इस पर ध्यान मत दो और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करो। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि भाभी तो इतनी अच्छी है, उन्होंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर मम्मी ऐसा क्यों बोल रही थी। मैं यह सोचते हुए परेशानी से कमरे में जाकर पढ़ने बैठ गई। सारा दिन यूं ही उदासी से गुजरा था। भाभी सारा दिन कमरे से बाहर ना निकली, पर मेरे पेपरों को ध्यान में रखते हुए खाना भी उस दिन मम्मी ने ही बनाया। और यह सब उस दिन का दूसरा बड़ा झटका था, क्योंकि जब से भाभी ब्याह कर आई थी, उन्होंने मुझे और मम्मी को किचन में कदम रखने से मना कर दिया था, क्योंकि वह किचन का हर काम खुद ही बखूबी से कर रही थी। मेरा भाई दूसरे शहर में कंपनी में काम करता था। आज उनकी वापसी थी। ज़्यादातर भाई को जिस दिन आना होता था, भाभी उनके लिए स्पेशल खाना बनाती थी और आखिर में वह खुद भी अच्छे से तैयार होकर उनका इंतजार करती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ और यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन मैं खामोशी से यह सब कुछ होता देख रही थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे कुछ भी बताने से साफ साफ मना कर दिया था और भाभी अपने आप को कमरे में बंद किए बैठी थी। और जब भाई घर पर आए तो घर पर भाभी को न पाकर मुझसे उनकी गैर मौजूदगी का वजह पूछने लगे, तो मम्मी ने हड़बड़ाहट में कहानी बना दी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। मैंने आंखें उठाकर मम्मी को देखा। माँ ने मुझे सख्त नज़रों से खामोश होने को कहा। मैं भी खामोश हो गई। जब भाई भाभी के कमरे में जाएंगे तो भाभी से बात करने के बाद सच वैसे भी सामने आ जाएगा। हम सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, मगर भाभी का कमरा अंदर से लॉक था, तो भाई को ज़्यादा घबराहट होने लगी। इसलिए वह जल्दी से डुप्लीकेट चाबी लेकर आए और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। और भाई जैसे ही रूम में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि भाभी अब तक सो रही है। भाई ने जल्दी से अपना रूम अंदर से लॉक कर लिया और उनके पास चले गए। मैं पानी देने माँ के कमरे में गई थी और जब वापस आने लगी तो मैंने भाभी के कमरे में से भाई को गुस्से से आते माँ के कमरे में दाखिल होते हुए देखा। लेकिन मुझे देखकर कहने लगे, छोटी तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे माँ से अकेले में कुछ बात करनी है। मैं भैया का हुक्म सुनकर फौरन वहाँ से अपने कमरे में चली गई। लेकिन मुझे भाभी के रोने की वजह जाननी थी, इसलिए मैं वापस दोबारा आकर दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। और जिसको सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास न हुआ कि मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। हे भगवान, माँ ऐसा कैसे कर सकती है। भैया गुस्से से माँ से कह रहे थे, माँ आपको भगवान का वास्ता सुजाता की जान छोड़ दे, वह बहुत अच्छी है, उसे ये काम मत करवाओ। जब भगवान ने हमें औलाद देनी होगी तो वह खुद ही दे देगा। मगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर अब सुजाता को किसी भी 2 टके के गली कुच्चे और लूटमार करने वाले बाबा के पास लेकर गई तो याद रखिएगा, मैं फिर सुजाता को लेकर यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। और फिर यह सिर्फ मेरी धमकी ही नहीं है। भैया के घर छोड़ने की बात सुनकर माँ फौरन से रोने लगी और कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारे लिए ही तो ऐसा कुछ कर रही हूँ, तुम्हारी औलाद का मुंह देखने के लिए ही सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन बेटा अगर तुझे नहीं पसंद तो मैं नहीं करूँगी आगे से दोबारा उससे। लेकिन बेटा देख, मेरे तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये घर छोड़कर मत जा। मैं कैसे रहूँगी तुम दोनों के बगैर। भाई माँ की बातें सुनकर नरम पड़ गई और माँ को गले लगाकर बोलने लगी कि माँ मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आप याद रखिए, उससे यह सब अच्छा नहीं लगता। भगवान के लिए उसका पर्दा खराब मत करे। माँ फौरन उस बात पर सिर हिला दिया। भाई उनकी बात पर भरोसा लेते हुए अपने रूम में चले गए। भाई के जाते ही मैं अपने कमरे में चली गई। लेकिन कमरे में आते ही मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर माँ भाभी के साथ ऐसा क्या कर रही थी। भाभी को आखिर कहाँ और कौन से बाबा के पास लेकर गई थी। क्या भाई बार बार एक ही बात किए जा रहे थे कि माँ मेरी बीवी यह सब नहीं कर सकती, उसे यह सब अच्छा नहीं लगता। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ तो झोल है। यह तो सब
मेरे दिमाग में आया कि माँ भाभी से कुछ गलत काम तो नहीं करा रही। यह सोचने लगी, भला माँ भाभी के साथ ऐसा क्यों करेगी, भला वह अपने बेटे का घर बर्बाद क्यों करेगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ ना होता तो भैया माँ को बार बार एक ही बात क्यों कह रहे होते। पूरा एक हफ्ता हम सबके साथ गुजर गया। भैया वापस अपनी कंपनी पर चले गए। दिन यूं ही गुजरने लगे, लेकिन अब सब पहले जैसा होने लगा था। माँ भाई की उस दिन की जाने वाली धमकी के बाद भाभी को कहीं भी लेकर नहीं गई, इसलिए भाभी बहुत ज़्यादा खुश हो रहने लगी। भाभी हर काम पहले की तरह करने लगी, मेरे साथ भी बहुत अच्छा वक्त गुजारने लगी। मैं भाभी से जब भी उस दिन की रोते हुई बात पूछती तो भाभी एकदम से बात बदल देती और एकदम से मेरे पास से उठकर चली जाती। मुझे उनके रवैये से बहुत हैरत होती कि आखिर भाभी ऐसे घबरा क्यों जाती है और मुझे क्यों बात नहीं बता रही है। दूसरी तरफ मुझे माँ का रवैया भी हैरत और परेशानी में डाल रहा था। वह अक्सर भाभी के कमरे में घुसकर उन्हें पता नहीं क्या क्या कहती, लेकिन जैसे ही मैं उनके कमरे में जाती तो माँ और भाभी दोनों ही घबरा जाती। बल्कि माँ तो मुझे बहुत सख्त बातें भी सुना देती और कभी कभी तो मुझे कमरे से निकल जाने को भी कह देती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती कि जैसे वह कोई राज छुपा रही हो। कुछ तो था जो गलत था, ऐसा जरूर था जो माँ हम सबसे छुपा कर भाभी से करवा रही थी। लेकिन आखिर वह कौन सा राज, मुझे ये सारे सवाल आप परेशान कर रहे थे। मैं बस यही चाहती थी कि बस मेरी माँ भाभी के साथ कुछ गलत ना कर रहे। लेकिन मुझे सच भी तो नहीं मालूम था मैं ऐसे कैसे किसी पर इल्ज़ाम लगा सकती थी। इसलिए मैं मजबूर होकर खामोशी से सही वक्त का इंतजार करने लगी और फिर मुझे घर का माहौल बहुत घुटन भरा लगने लगा था। भाभी घर का काम करके चुपके से अपने कमरे में जाकर बंद हो जाती। मेरे पास बैठने भी भाभी नहीं आती और न मुझे बैठने देती माँ। और इसकी वजह यही थी कि मैं जब भी भाभी मेरे पास आती तो मैं उनसे सवालात पूछने लग जाती। इसलिए उन्होंने अब मुझसे दूरी बना ली थी। जबकि अम्मा, वह तो वैसे भी गुस्से में फिरती रहती थी, जैसे उनका कोई अहम मकसद पूरा न हो रहा हो, जैसे उनकी कोई हसरत पूरी न हो रही हो। अब मैं शिद्दत से भैया का इंतजार करने लगी। मैं एक दो बार भैया को कॉल करके भी बताया कि भैया इस बार भी जल्दी घर आ जाओ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। लेकिन भैया ने कहा, छोटी मैं फ़ौरन आ जाता तुम्हारे बुलाने पर, लेकिन इस महीने कंपनी के काम का जिम्मा मेरी सर पर है, इसलिए मैं चाहकर भी नहीं आ सकता घर। सिर्फ चंद दिनों की बात है छोटी, मुझे फिर आ ही जाना है, फिर हम बैठकर तसल्ली से बात करेंगे। भैया की मजबूरी को देखकर मैंने मजबूरन खामोशी कर ली। मैं चुपचाप बैठकर भाई का इंतजार करने लगी। एक दिन माँ की सहेली हाथ में मिठाई का डब्बा लिए घर आई और माँ से मिलकर आंखों ही आंखों में माँ को कुछ इशारे करने लगी। मुझे उनकी यह हरकत बहुत अजीब सी लगी, बल्कि उनकी सारी हरकतें मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। माँ भी उनका अजीब हरकतों से पूरा साथ दे रही थी और यही चीज़ मुझे चौंकाने पर मजबूर कर रही थी। थोड़ी देर गुजरी कि फिर भाभी नाश्ते से भरी प्लेट लाकर रखने के बाद वहाँ से जाने लगी थी कि माँ की सहेली सरोज आंटी ने भाभी का हाथ जोर से पकड़ लिया। भाभी ने मुड़कर उनकी ओर सांवली नजरों से देखा। सरोज आंटी के कुछ भी बोलने से पहले माँ बोल पड़ी, बेटा थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ, मेरी सहेली तुमसे कुछ बात करना चाहती है। माँ और उनकी सहेली बार बार नजरों का तबादला कर रही थी और उनके चेहरे की मक्कारी मुस्कुराहट किसी अनहोनी का संदेश दे रही थी। मुझ पर तो पहाड़ टूट रहे थे। सरोज आंटी भाभी का हाथ पकड़कर उनसे मगरूर आवाज में कहने लगी, देखो अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, मेरे बेटे की शादी को देखो। मेरी बहू ने मुझे इस साल ही खुशी से नवाज दिया। अपनी शादी के पहले साल ही मेरी गोद में एक पोता डाल दिया। भैया मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। सरोज आंटी का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वह भाभी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। भाभी सर नीचे किए चुपचाप बैठी थी। वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। इतने में भी सरोज आंटी ने बस नहीं किया। वह बाकायदा भाभी से पूछने लगी कि तुम्हारी तो शादी को 2 साल हो चुके हैं, तुमने अभी तक खुशखबरी नहीं सुनाई। भाभी उनका सवाल सुनकर एकदम सोच में पड़ गई। ना मैं सिर हिलाने लगी थी तो सरोज आंटी भाभी का हाथ पकड़कर कहने लगी, तुम हो तो बहुत खूबसूरत, कोई ऐब भी नजर नहीं आता तुम में। तो फिर आखिर कौन सी वजह है कि तुम अभी तक बे औलाद हो।
भाभी ने आंटी से बस इतना ही कहा, जब भगवान को मंजूर होगा तब मेरी झोली जरूर भरेगी। जबकि भाभी की बात सुनकर आंटी बोली, लड़की, दुआ के साथ साथ दवा भी जरूरी होती है, लेकिन आजकल की जनरेशन को कौन समझाए। उनकी बात सुनकर भाभी अपने आंसू पोंछकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आंटी भी माँ से मिलकर फौरन रफू चक्कर हो गई। आंटी के जाने के बाद थोड़ी देर बाद ही भाभी अपने कमरे से निकलकर माँ के पास आई और आंसू साफ करके माँ से कहने लगी कि माँ जी, मैं राजी हूँ उस बाबा के पास जाने के लिए, बस यह बात किसी की भी तरह अमित को पता न चले। माँ मुस्कुराकर कहने लगी, यह तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, भला मैं क्यों बताऊंगी अपने बेटे को, बल्कि तू खुद ख्याल रखना कि किसी तरह यह बात उसके कानों तक न पहुँचे। भाभी भी रोते हुए कहने लगी, अब मुझसे ये बांझपन के ताने नहीं सुने जाते, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है। आप बेफिक्र रहिए, मैं यह बात हरगिज़ भी अमित को नहीं बताऊंगी। भाभी यह कहकर अपने कमरे में चली गई। जबकि भाभी के जाते ही अम्मा मकारी हंसते हुए जल्दी जल्दी अपने कमरे में चली गई। मुझे बहुत अजीब सा लगा, इसलिए मैं भी माँ के पीछे पीछे गई। उनके दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। मैं अंदर झांक कर लगी थी कि मैंने सुना माँ कह रही थी, वाह सरोज वाह, क्या अदाकारी की है तूने, तेरे नाटक काम आ गया। तेरे जाते ही मेरी बहू मेरे पास आई और कहने लगी कि अपनी रजामंदी जाहिर कर दी, जिसके लिए मैं उसे आज तक राजी न कर पाई। देख सरोज, तेरी एक चाल ने मेरी बहू को उस बाबा के पास जाने के लिए राजी कर दिया। अरे मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बहू मान गई। अम्मा कुसी कुसी बोली जा रही थी, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी यहीं पर खड़ी हो रही तो मैं यहीं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। मेरे लिए सोचना ही जान का बवाल था। माँ ने भाभी को अपनी चाल में बुरी तरह फंसा लिया था। माँ ऐसे कैसे कर सकती है? मैं यही सब सोचने में मगन थी जब मुझे माँ के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी जल्दी होश में आते हुए पर्दे के पीछे से खिसकते हुए अपने कमरे में चली गई। तभी मैंने सुना माँ भाभी के कमरे में जाकर उनसे कह रही थी, कल तैयार रहना, हम 8 बजे बाबा के पास चलेंगे। माँ और भाभी तो रात का खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो गई, लेकिन मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा था और ना ही सारी रात सोया गया। मैं सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रही और यही सोचती रही कि आखिर माँ भाभी के साथ क्या करने वाली है। ये सोचते सोचते न जाने मेरी आँख कब लग गई और मुझे पता भी न चला। रात देर से सोने की वजह से सुबह मेरी आँख देर से खुली। मैं जल्दी जल्दी उठकर बाहर भागी। मुझे ये सोच परेशान कर रही थी कि कहीं भाभी माँ के साथ चली तो नहीं गई, लेकिन जब मैंने सामने देखा तो भाभी तैयार होकर माँ का इंतजार कर रही थी, जबकि माँ न जाने किससे फोन पर बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद माँ बाहर आई और भाभी से कहने लगी, अब तुम्हारे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। माँ की बात सुनते ही भाभी खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। मुझे यह सुनकर हैरानगी हुई, माँ ने एकदम से अपनी चाल कैसे बदल दी। मैंने सोचा शायद माँ के दिल में रहम आ गया है। मैं यह सोचते हुए अपने कमरे में जाने ही लगी थी। मैंने देखा माँ एक बड़ी सी पोटली उठाए घबराते हुए घर से बाहर की ओर जा रही थी। जब मैंने माँ से पूछा, क्या आप इस तरह कहाँ जा रही हो, तो माँ फौरन सख्ती से मुझे डांटते हुए बोली, मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगी, इसलिए तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। मैं माँ का यह रवैया देखकर बहुत घबरा गई, लेकिन मैं खामोशी से किचन में जाकर अपना नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बाद मैं वहीं बाहर बैठकर खाने लगी। अभी मैंने 2-4 निवाले ही हलक से नीचे किए थे। मैंने देखा माँ दरवाज़ा खोलकर जल्दी जल्दी अंदर आई, दरवाज़ा अंदर से बंद किया और सीधे भाभी के कमरे में चली गई। अपना नाश्ता वहीं छोड़कर अम्मा के पीछे भाभी के कमरे में चली गई। मैं भी। अब मैंने देखा माँ अपने पल्लू से एक तेल का बोतल निकालकर भाभी को थमा दी और कहने लगी, बाबा ने ये तेल दिया है। वह कह रहे थे कि यह तेल खास तौर पर बांझ औरतों के लिए ही तैयार किया गया है। न जाने कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ और इम्पोर्टेंट जड़ी बूटियाँ शामिल की है। बाबा कह रहे थे यह तेल तुम्हें रोजाना अपने पेट पर लगाना है, देखना तुम कुछ ही दिनों में माँ बन जाओगी। और सबसे पहली बात, इस तेल पर बाबा ने अपना दम किया है। वह कह रहे थे अगर किसी का पति भी नामर्द हो तो यह तेल लगाने से औलाद भी मिल जाएगी। भाभी ने तो माँ की बातों पर यकीन कर तेल लगाने लग गई थी, लेकिन मुझे तो अम्मा की किसी भी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं आखिर मेडिकल की स्टूडेंट थी,
इसलिए मैं अच्छे से वाकिफ थी कि अभी तक तो ऐसा कोई तेल साइंस को मिला नहीं है। ये तो सरासर झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं यही सब सोचने में मसरूफ थी कि भैया के जोरदार के सलाम करने में होश में आई और खुशी से उनके गले में झूल गई। भाई मुझसे पूछने लगे कि तुम क्या बात करना चाहती थी, लेकिन मैंने बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया कि बस आपसे मिलने को दिल कर रहा था, इसलिए यह सब कहा था। अब घर का माहौल बहुत खुश हो चुका था। माँ भाई से चुप कर भाभी को वह तेल लगा रही थी और भाभी वह तेल खामोशी से लगवा लेती थी, क्योंकि वह भी माँ बनना चाहती थी। एक दिन भाभी खुशी से भाई के साथ माँ के पास आई और कहने लगी, मुबारक हो माँ, आप दादी बनने वाली हो। माँ खुशी से भाभी को गले लगा लिया और उनके कान में धीरे से बोली, देखा बाबा जी के तेल का कमाल। भाभी जोर जोर से हाँ में अपना सिर हिलाने लगी, लेकिन मेरे लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। भला ऐसे कैसे मुमकिन था। इसलिए मैं चुपके से भाभी के कमरे में गई और वह तेल अपनी चादर के पल्लू में छिपाकर अपने कमरे में ले आई। अब मैं अम्मा और भाभी से चुप कर वह तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और एक दिन मुझ पर उस तेल का असर हुआ। मेरी आंखें बाहर निकल गई। मुझे लगा मेरे सर पर कमरे की छत गिर गई। मुझे अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं वाकई प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मैं अब तक यकीन करने से वाकिफ थी, बल्कि एक तेल की बदौलत ये कैसे मुमकिन था। इसलिए अगले दिन यूनिवर्सिटी जाते वक्त मैं वह तेल भी अपने बैग में डालकर ले गई और यूनिवर्सिटी पहुंचते ही मैं सर के पास गई। वहां के सर से बात करके उस तेल का टेस्ट करवाया और जब उस तेल का राज मेरे सामने आया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। मैं हैरत से सिर्फ उस तेल को देखे जा रही थी। मैं जल्दी से वह तेल पकड़े घर गई। जब मैं तेल का टेस्ट कराने लैब पहुंची तो मुझे मालूम हुआ कि वह सादा सा सरसों का तेल है, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी जड़ी बूटी या कोई भी दवाई शामिल नहीं थी। इसलिए इस बात पर मेरे को चौंकाने पर मजबूर कर दिया। मैं इस तेल पर पकड़कर यूनिवर्सिटी बाहर निकली और यूनिवर्सिटी से सीधा हॉस्पिटल गई और अपना टेस्ट करवाया। टेस्ट की रिपोर्ट पढ़ते ही मुझ पर आसमान गिर पड़ा। डॉक्टर कहने लगी, फूड पॉइजनिंग हुई है, जिसकी वजह से आपको कल से लगातार उल्टियां आ रही है। यह सुनते ही अंदर शर्मिंदा हुई। एक पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो गई। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मैं दवा लिए घर वापस आई और आते ही भैया के सामने अम्मा और भाभी की तेल की हकीकत बताने लगी। माँ तो यह सब सुनकर सदमे में चली गई, जबकि भाभी रोते हुए कहने लगी, मुझे तो पहले दिन से ही उस फरेबी बाबा लगते थे। मैं जब पहली बार उनके पास गई तो वह शख्स कभी मेरा हाथ पकड़ लेता तो कभी मेरे कंधे पर बाजू रख लेता। मैंने माँ को यह सब बताया, लेकिन माँ ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। माँ का सदमा टूटा तो वह रोते हुए कहने लगी, मैं तो अपने बेटे की औलाद देखने की खातिर इतनी अंधी हो चुकी थी कि उस फरेबी को पहचान नहीं पाई। यह मामूली सा तेल मुझे 4 तोले सोना लेकर और 50,000 रुपये लेकर दिया था। माँ रोते हुए अपना रोना रोने लगी। आखिर यह मैंने क्यों कर दिया। हाय मेरी दौलत। भैया और मैं ऑफिस से अफसोस से एक दूसरे को देखने लगे। भैया ने फौरन बाबा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। जो उस बाबा के खिलाफ बहुत सी रिपोर्टें दर्ज थी। अगले ही दिन में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी दुकान जो लगती थी वह भी बंद करवा दी गई। भैया सिर्फ माँ से यही बोले, माँ इस दुनिया में पत्ता भी हिलता है तो वह भी हमारे भगवान की बदौलत, इसलिए उसी पर यकीन करो। उसी पर यकीन करने से तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी। उसके लिए सब्र करना जरूरी है। काश आपने भी भगवान पर यकीन किया होता और सब्र से काम लिया होता तो आज आप यूं सदियों की जमा पूंजी लुटाकर बेटी ना होती। और अम्मा रोते हुए सिर हिलाने लगी। शायद उन्हें भैया की बात समझ में आ गई थी। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने का मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।